होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे बच्चों का ऐसा कंप्लेन था कि सर कनेक्टिविटी वहां पे सीजन टू सीजन वेदर चेंज होने के कारण कभी बारिश हो गई तो इस कारण से वीक होता है, कभी ऐसा रहता है। तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगा, कभी भी कुछ भी इश्यू हो कि सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, या जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हैं टीचर्स उनको अप्रोच कर सकते हो, और उन चीजों में आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका किसी का भी क्लास मिस होता है तो ये जरूर कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग देख ले। और क्योंकि इसमें फ्लो बनता जाएगा, हम लोग जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट किए, फिर कैपेसिटेंस कंप्लीट किए, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलेंगे। तो बेटा एक बात याद रखना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट सेम थिंग। हम एक ही काम को डिफरेंट वे में करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रखेंगे, वहां भी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशंस रखेंगे, कैसे मोशंस होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगा, और वो मोशन डिसाइड करेगा कि फ्लो कैसा बनेगा। ठीक है, तो फ्लो एक वर्ड आएगा आपके अभी अभी रिसेंटली, तो आपको आई थिंक रिकॉल कराऊं तो पास्ट में आपको फ्लूइड के फ्लो से मैच कर सकता है, जहां पे क्या होता है कि हम ऐसे नहीं सोचते कि एक पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, वी विल कलेक्टिवली थिंक अबाउट कि कोई चीज, एक जो एलिमेंट है इसके अंदर अपना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फर्दर क्या कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन से गुजर रहे हैं हर टाइम पे। तो फ्लो थोड़ा सा अलग होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन से। ठीक है, हम अगर एक का हम देखते हैं तो उसका मोशन अलग होता है, फ्लो के मोशंस थोड़े अलग हो जाते हैं क्योंकि हम लोग कलेक्टिवली पार्टिकल्स को डील कर रहे हैं, ना कि सिंगल पार्टिकल को वहां डील किया जाता है। तो इन चीजों में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक हम लोग का टाइम हो गया है एंड वी शुड स्टार्ट राइट। हाँ, आप 2 सेकंड मुझे दे दो बेटा। और मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि चीजें रिकॉल करवा देंगे तो सही रहेगा, कि कैपेसिटेंस में हम लोगों ने जितना भी देखा है आपको सारे को याद रहना चाहिए, सब कुछ चीजें। ठीक है, चाहे वो आपके पास याद है लास्ट टाइम में हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डायलेक्ट्रिक्स हमने भर रखे, ऐसे ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट्रिक्स भर रखे, और ऐसे बहुत सारे। तो इसका ये प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में बहुत सारे डायलेक्ट्रिक्स हैं। इसका थिकनेस T1 है, T2 है, ऐसे करके। तो इसका याद है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है। तो वो सारी चीजें ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है जनरल, लेकिन इसमें सारे से माइनस कर देंगे समेशन ऑफ टी आईज, और प्लस कर देंगे टी बाई के। ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये बात वही होता है। अगर आपको एक प्लेट लेना है तो क्या आएगा, एक अगर सिंगल एक होगा जो T1 थिकनेस का, आपके पास सिंगल डायलेक्ट्रिक्स है कैपेसिटर के बीच में, तो कैसा आता था बताओ। तो ये आता था आपके पास D-T1 प्लस T1/K, यही आता था ना बेटा। और ये क्या के क्या है, कुलम्स कांस्टेंट, K इज इक्वल टू 1/4πε0, यही होता है, यही होता है। यस सर। अरे बच्चे, ये के, ये वाला अलग है के, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये के क्या है, ये आपको मैंने बताया था E0/E। इसको के को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होता है, E ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के है। स्मॉल के जो होता है वो क्या होता है आपके पास, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब हम कूलम्स लॉ लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दीज 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बीच में कितना सेपरेशन है। तो जो फोर्स का देखो, ऊपर वेक्टर में नहीं लगा रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं।
तो फोर्स इज इक्वल टू, तब क्या होता था, बोलते थे कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है सर तो एक के रखना पड़ेगा, और ये फिर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाता है सर। ये के अलग है बेटा, और ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये चीजें याद रखना। और ये क्या होता है, जैसे इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, देखो हर स्लैब नहीं, मैं ऐसे इन जनरल सेंस में बताऊं ना, हर मटेरियल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे आप देखोगे, मैं बोल दूंगा कि ये एक ऐसा मटेरियल है, मान लेते हैं सपोज कीजिए कि एक सिरामिक का एक छोटा सा स्लैब रखा गया, इसका अपना के होगा, तो इस 1 वाले स्लैब से जो एसोसिएटेड है उसका थिकनेस T1 हुआ, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 होगा। इसका 2 वाले का स्लैब का, इसका अगर आपके पास थिकनेस T2 हुआ तो इसका फर्दर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। और ये फॉर्मूला आएगा, अगर आपके पास 2 है तो समेशन लगा हुआ है, I इक्वल टू 1 से n, n आपके पास यहां होता तो n लगाते, यहां 2 होगा तो 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, अगर 2 होता तो सिर्फ। तो यानी एक बार क्या, समेशन जब आप खोलते हो, तो समेशन आप जब खोलते हो तो एक्स आई जब लिखते हो, आई इज इक्वल टू 1 to n, तो इसको कैसे लिखते हो, इसको क्या समझते हो, इसको समझते हो कि सर ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू जाएगा xn, तो ये पूरा खुल जाता है और ये अपना खुल जाता है। ये बात समझ में आ गया, ये के अलग होता है कैपिटल के, स्मॉल के अलग होता है। कैपिटल के हमने जब बात की थी तो याद करो, मैंने बोला था कि एक कैपेसिटर के अंदर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अभी कुछ डाइलेक्ट्रिक्स रखा नहीं गया है, तो इसका कैपेसिटेंस आपके पास सी नॉट आ रहा है। अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक्स भर दूं तो क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, तो उसका सी बोलते हैं। और सी नॉट और सी के बीच में क्या रिलेशन था बेटा, याद करो, सी और सी नॉट के बीच में क्या रिलेशन था, सी नॉट तब है जब कोई उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स नहीं भरा हुआ है, और सी तब है जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है। तो सी और सी नॉट में क्या रिलेशन था, के सी नॉट, सी इज इक्वल टू के सी नॉट। देखो याद है तुम्हें। यानी अब जो कैपेसिटेंस हुआ है इसको डाइलेक्ट्रिक्स भरने के बाद वो क्या हो गया, पहले से के टाइम्स ज्यादा हो गया है। यही तो पर्पस होता था, और मैंने इसको बहुत अच्छे वे में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों होता है ऐसा के टाइम्स। सर आप याद रखिएगा सर, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कॉम्बिनेशन के कारण, तो हम क्या करते थे, एक सर्किट पूरा कंप्लीट कर देते थे, मतलब इन जेनरिक मैं बता रहा हूं। ऐसे तो हम ट्राई क्या करते हैं कि ज्योमेट्री, सिमेट्री और ये सब इक्विपोटेंशियल, ये सब चीजें यूज करके हम सॉल्व कर दें, ठीक है। लेकिन जैसे आपके सीरीज वाले कॉम्बिनेशंस में आपने देखा था तो क्या करते थे आप, बोलते थे कि अगर C1 C2 ऐसे आपके पास कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में है, ठीक है, तो हमें इसको कैसे निकालना है, ये कैसे हमने ड्राइव किया कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, जबकि ये सीरीज में है। तो कैसे ये ड्राइव किया था, तो हमने क्या किया था, एक बैटरी बना दी थी, उसके बाद क्या था किया था, क्यू फ्लो कर दिया था, और बैटरी माना था V वोल्ट का है। मैंने यही बात बोला था कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्यू तब तक बहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं हो जाता, इसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जैसे ही आप डायलेक्ट कैपेसिटर को जैसे ही सेल के अक्रॉस रखोगे, तुरंत क्या होगा, बिल्कुल आपको एक और क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है। वो होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके सर्किट में ना कि सिर्फ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक रेसिस्टर भी जुड़ा हुआ है, और फिर हमने बैटरी जोड़ी है, फिर हमने एक बैटरी जोड़ी। इस केस में आप देखोगे सीधे तुरंत कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, टाइम लेता है, लेकिन इस केस में तुरंत क्यू बह जाएगा और क्यू रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने ऊपर, सबके ऊपर। और फिर क्या फॉर्मूला आता था, फिर हम लोग याद करो केवीएल लगाते थे, और केवीएल लगाते थे तो उसमें V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V आता था, और फिर V को सब्स्टिट्यूट कैसे करते थे, इसके ऊपर क्यू चिपक गया सर,
तो हम सर ऐसे लिखेंगे कि इसके ऊपर क्यू आया ना, तो पॉजिटिव प्लेट पे क्या है सर, क्यू है, और इसका C1, तो इसको /C1 लिखेंगे। सर दूसरे पे क्या है, Q2 /C2। अब सर आपने बोला था Q1 और Q2 सेम होगा, क्योंकि ये तो जितना फ्लो किया इतना इसमें भी जाके चिपकेगा, फिर इसको चिपकेगा, और फिर ऐसे Q बहते हुए निकल जाएगा। हमेशा याद रखना, Q ऐसे बहते हुए सबको चिपकाते हुए निकल जाएगा। और आपको माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर जब Q आप भेज रहे हो, सर Q आप भेज दे रहे हो यहाँ पे बैटरी से, तो इस पे ये चिपक गया, तो फिर यहां से निकलेगा कैसे? तो मैंने आपको बोला था कि बेटा ये देखो, ये प्लेट पहले न्यूट्रल था, दोनों प्लेट न्यूट्रल थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अब एक पे बैटरी ने Q चार्ज भेज दिया, तो इसके ऊपर प्लस आ गया। कैपेसिटर बोलता है कि देखो हमें हमेशा कैसा रखना है, प्लस और माइनस में रखना है। अब ये प्लेट बोल रहा है कि मेरे ऊपर तो किसी बैटरी ने भेजा नहीं है +Q, तो मैं कैसे अपने ऊपर जनरेट करूं, या मेरे ऊपर तो बैटरी ने -Q ऐसे भेजा नहीं है, तो मैं कैसे जनरेट करूं? तो ये क्या करता था, बोलता था मैं न्यूट्रल हूं सर, लेकिन क्या 0 = +1 -1 लिखा जा सकता है इसको? क्या इसको 0 = +Q और -Q ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 अभी भी न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल था, बाद भी न्यूट्रल है, क्योंकि उसके ऊपर बैटरी चार्ज नहीं भेज सकता। हाँ, इस प्लेट के ऊपर भेज सकता है, कनेक्टेड है, वायर के थ्रू चला जाएगा। तो ये बोलता था कि मैं न्यूट्रल तो बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, अपने आप को डिवाइड कर लूंगा -Q और +Q में। -Q को मैं चिपका लूंगा, +Q भेज दूंगा आगे की ओर। अगर दूसरा कैपेसिटर होगा फिर उस पे जाएगा Q, फिर इस पे चिपकेगा, फिर ये Q ऐसे ही आगे भेज देगा, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। और फिर क्या करते थे, यही चीजें यहाँ पे Q बाई यहाँ C1 आ जाता था, और Q बाई C2 आता था, और V = क्या था, V आपको बोला था आपको लिखने के लिए, ये लिखने के लिए Q बाई C इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, C इक्विवेलेंट हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। ये Q क्या होता है, ये जो चार्ज भेजा गया, और V क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल। तो वहां पे इक्विवेलेंट निकालते थे। लेकिन सर ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, जब सिंगल किसी एक कैपेसिटर का निकालना है सर, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम इसके ऊपर +Q दे देंगे सर, और उसके बाद हेल्प क्या करेंगे, फील्ड का हेल्प लेंगे, फील्ड का एनालिसिस करेंगे सर। अगर इस कैपेसिटर के ऊपर +Q भेजा गया है, तो कैपेसिटेंस कहता है कि इट इज रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस कैपेसिटर। ये तो डेफिनेशन है, ये सबके लिए चलेगा सर, ये किसी के लिए भी कह लो, चाहे आपके पास सिलिंड्रिकल हो कैपेसिटर, ऐसा रहेगा, अंदर में ऐसा कुछ रखा हुआ है, या स्फेरिकल कह लो सर, या पैरेलल प्लेट कह लो सर, सबके लिए फॉर्मूला चलेगा। तो वहां पे हम Q दे देते थे, और V क्या निकालते थे, V निकालते थे किसकी हेल्प से, E के हेल्प से। और हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक्स क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक्स भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हम देखे थे, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, जब वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, यानी इस प्लेट के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, उसके कारण क्या करता है, इसके अंदर पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होने के कारण सर इसके ऊपर भी चार्ज आता है। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं सर कि इस प्लेट का जो होगा सिग्मा यानी Q/A, वो इसका भी यही होगा, ये नहीं बोल रहा हूं सर। ये जो स्लैब लिया, जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर जो ऊपर वाला पहला वाला सरफेस पे चार्ज आएगा, अगर ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव आएगा सर, सारे निगेटिव आएंगे, और इधर पॉजिटिव बनेंगे। तो ये नहीं बोल रहा हूं कि सर जितना इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर चार्ज बाय एरिया होगा, उसके इसका भी वही वैल्यू होगा। इसी के लिए इसको सिग्मा P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये अलग हो सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो इन चीजों को हमने डिस्कस किया था, और वहां पे देखा था कि सर फील्ड क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है, आप अगर आपके पास पूरा भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक्स है, तो इस पॉइंट पे अब जो फील्ड होगा वो E0/K हो जाएगा सर। E0 क्या था, अगर अगर सर इसके अंदर नहीं भरते आप,
तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फील्ड होता वो ई नॉट होता, और अब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा सर, और वो होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। और यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था इसका डेफिनेशन, यही है कि नहीं बात। तो सर इससे क्या होगा सर, तो ये सर देखो E इंटू डी लिखते हो ना, और फील्ड के अगेंस्ट में मूव कर रहा हूं, ये मान रहा हूं मैं, लो पोटेंशियल वाले से ही मूव कर रहा हूं, यानी निगेटिव प्लेट से ही स्टार्ट कर रहा हूं मूव करना, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूं, तो फील्ड के हमेशा अगेंस्ट जा रहा हूं सर। तो E इंटू डी लिख दूंगा सर, तो E में कमी आया है, कितने का कमी आया है, ई नॉट बाई के का हो गया है E अब, तो इंटू डी, यानी पोटेंशियल में कमी आया है V बाई के। तो अब जो सर लिखूंगा उसके अंदर क्यू नॉट दिया गया है, अब उसका जो भी क्यू नॉट तो पहले भी दिया गया था, इस प्लेट पे भी दिया गया था और इस प्लेट पे भी दिया गया था, लेकिन इसने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक्स ने अपने पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दिया। अब इसका क्या हो जाएगा सर, जो पहले जो वी नॉट आ रहा था, पहले जो वी नॉट आ रहा था ई नॉट इंटू टी, उसका बाई के आ जाएगा, तो ये सर ऐसे आ गया, और ये क्यू नॉट बाई वी नॉट सी नॉट था सर, और ये के ऊपर चला जाएगा के सी नॉट। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, और ये चीजें, और एक कॉम्बिनेशन देखा था कि ये सर आपका पास सीरीज कॉम्बिनेशन आता है, इसका एक क्वेश्चन जब आएगा तो मैं इसको दिखाऊंगा, हालांकि हम ऐसे याद रखेंगे। और एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है सर कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स हो कि ऐसा हो, आधा इधर K1 मटेरियल का हो, इधर K2 मटेरियल का हो, दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होंगे। तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल मानेंगे सर, और इनको ऐसा करेंगे कि तोड़ देंगे, कहेंगे कि सर ये देखो, ये पूरा भरा हुआ है K1 वाला से, और इसका एरिया इस वक्त कम हो जाएगा सर, जो होगा एरिया A1 लिखेंगे इसको, और फिर इधर वाले को तोड़ देंगे सर K2, और ये कैसे जुड़े हुए होंगे, पैरेलल में। क्यों सर, मेटल के ऊपर पोटेंशियल तो सेम होता है ना, हर मेटल पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यानी पैरेलल है सर, हर प्लेट पे सेम है ये पोटेंशियल, यानी सब प्लेट पे पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 20 है, और फिर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट रहेगा सब पूछ लेंगे, कुछ भी नहीं स्मॉल मिस्टेक्स करने जाना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से डिस्कशन वे में देखा था। अब आज जो हमारे साथ चलेगा वो होगा करंट की स्टोरी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट का, तो ये सारी चीजें आप एक बार रिमाइंड करते रहिएगा, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। हमें कॉम्बिनेशंस में मिले थे, जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते, ये कहा था बेस, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तरीका ब्रह्मास्त्र है, लेकिन सर इसमें एक डिमेरिट है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसे वाले आते हैं सर, तो मैं सर इसको ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा कि एक बैटरी लेके आऊंगा, एक बैटरी लेके आऊंगा, मान लेते हैं अक्रॉस ए बी इधर निकाला जाता, बोला जाता है कि अक्रॉस ए बी, और मैंने एक और बात बोला था, कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। एक केस देखा था ना ये वाला, हमने स्क्वायर बनाया था, हमने स्क्वायर बनाया था, और मैंने बोला था कि इसके अक्रॉस निकालो, और दूसरी बार बोला था कि इसके अक्रॉस निकालो, सेम कॉम्बिनेशन है लेकिन दो अलग अलग पॉइंट के अक्रॉस निकलवाया था, तो सी इक्विवेलेंट अलग अलग आए थे। एक का अगर मैंने लिया, तो अगर मान लेते हैं सबका सी 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 है, जस्ट अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए C1 C2 C3 में नहीं जाते हैं, सी 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 सबका है, तो अगर मैं यहां से निकालूं तो सर ये तीनों क्या हैं सर सीरीज में, ये तीनों यहां से देखते हैं सर, इन तीनों को कैसे रिप्लेस कर देंगे सर, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे, उसका क्या वैल्यू होगा बेटा बताओ। अगर सी 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 आपके पास सीरीज में है, तो इसका जो यहाँ पे जो मैं एक सिंगल कैपेसिटर से इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर रहा हूं, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ, क्या होगा, कुछ तो आइडिया होगा।
अरे गलत ही बोल दो, मैं सुधारूंगा। क्या मैंने इसको सुधारा कि नहीं सुधारा? अरे आप गलत तो बोलो। C/3। C/3 बेटा, और ये रहेगा C, और इन दोनों को फिर क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के जोड़ देंगे, तो C + C/3, तो कितना आता है 4C/3। अब लेकिन मैं यहां से अगर मैं दूसरे जगह से लेता हूं कि यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे सर देखो, इस बार यहां से नहीं लेता हूं, मैं ऐसे लेता हूं, तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं, ये दोनों सीरीज में हुए, तो यहां C/2 और इस तरफ वाला C/2, हम छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, नीचे C/2 इधर C/2, तो आप कैसे रिप्लेस करोगे सर? इधर वाला जो रास्ता था ना, उसके अक्रॉस एक कैपेसिटर को क्या करते हैं, एक लगाते हैं, इसका वैल्यू होगा C/2। ठीक है सर, दूसरे के यहाँ वाला जो है इसके अक्रॉस, दूसरे के यहाँ वाला जो है इसके अक्रॉस लगा देते हैं सर, इसका भी C/2, तो नेट हमारे पास C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और हम हमेशा इसके लिए अब क्या केवीएल वाला नहीं लगाने जाएंगे, क्या केवीएल लगाने जाएंगे इतना सब में, क्यों यहाँ पे बहाएंगे और ये करेंगे, नहीं। हम या तो कर देखेंगे कि क्या ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन है कि जो सीरीज और पैरेलल के ही धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन से सारा कुछ हो जाएगा, या इक्विपोटेंशियल वाला चीज है कि सर इक्विपोटेंशियल्स के कैसे होंगे। एक क्वेश्चंस मैंने आपको छुड़वा रखा था, क्वेश्चंस नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जो कि रेसिस्टर के साथ डील करूंगा। जैसे कि ऐसे वाले क्वेश्चन सर, मान लेते हैं सर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था, उसका भी कॉम्बिनेशंस का बताया था, कि सर मान लेते हैं कि सर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए, कौन सा टाइप का, बहुत सारे आते हैं इसमें जिसमें सिमेट्री का केस आता है, जैसे कि ऐसा, अब मैं बोलूं ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालो, हालांकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे जहां व्हीटस्टोन ब्रिज सीधे नहीं लगेगा। तो आपको दिख रहा है एक सिमेट्री है सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ अगर एक मिरर लेता हूं सर, ये वाला रेसिस्टर के साथ में करवाऊंगा, ठीक है, वहां पे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यहाँ से अगर एक मिरर लेता हूं सर, तो क्या मुझे इस पोर्शन का लग नहीं रहा है कि यही मिरर इमेज है इधर? अगर सबका वही रहेगा, अगर मान लेते इसका C1 रहेगा तो इसका भी C1 रहेगा, इसका C2 रहेगा तो इसका भी C2 रहेगा, और बीच वाला का जो भी रहे C3 रहेगा उसको कहेंगे। तो ऐसे में सर लग रहा है कि बिल्कुल मिरर इमेज है, तो यहाँ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो मिरर पे पड़ रहा है कैपेसिटर वो गायब हो जाता है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, यही तो बन गया। आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहो या कैसे कहो, कि बीच वाला मैं गायब कर दिया। देखो इसका रेशियो C1/C2, इधर भी रेशियो C1/C2, ठीक है। तो इन चीजों को मैं डील करूंगा अभी आने वाले टाइम में, रेसिस्टर के साथ डील करूंगा, टाइम उसमें बच जाएगा। बाकी कौन से पोटेंशियल सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं सर, ऐसा रहता है, एक आगे चल लेते हैं, अरे यार खत्म हो गया। तो और भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, लेकिन सब में ये केवीएल वाला जो रूल लगाते हैं वो बिल्कुल प्रूविंग के लिए लगाते हैं कि प्रूव दैट C1+ ये किसका, इसका कॉम्बिनेशन का क्या होता है। अदरवाइज हम सारे यूज करेंगे क्या, सिमेट्री, इक्विपोटेंशियल, या मिक्स्ड है, क्या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, इस चीजों से ट्राई करेंगे C इक्विवेलेंट निकालने। ठीक है, और एक सिंगल कैपेसिटर के ऊपर बात करते हैं कि एक सिंगल कैपेसिटर के अंदर मैं कुछ कर रहा हूं, जैसे डाइलेक्ट्रिक्स डाल दे रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक्स निकाल दे रहा हूं, एक एक स्लैब नहीं डाल रहा हूं, दो दो स्लैब डाल रहा हूं, पूरा भर नहीं रहा हूं, जो इसके बीच में सेपरेशन है D, उसमें पूरा नहीं भर रहा हूं, इसमें T1 थिकनेस का लाके बीच में रख दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी हमने डील किया था। और इस सिंगल वाले में क्या करते हैं हम, सिंगल वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिंगल वाले के लिए जब हमें C निकालना होता है तो पहले हम Q दे देंगे उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, और फिर फील्ड निकालेंगे।
और फिर फील्ड निकाल के उसके बाद V निकाल लेते हैं और हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। और यहां पे जब करते हैं तो यहां Q बहा देंगे और ये V वेक्टर ही रहेगा, तो यहां पे भी C इज इक्वल टू Q बाई V रहेगा। ये कॉम्बिनेशन के, ठीक है, ये एक जेनरिक पिक्चर दे दिया मैंने। आप जब किए कर रहे होंगे तो चीजें अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि एक बड़े से फिगर में निकल के आता है। जब आप चैप्टर पहले करोगे तो सब चीज ऐसा लगता है ये सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड है, लेकिन आप जब एक साथ करोगे तो दिखेगा कि सारा सेम तो काम कर रहा हूं, एक ही काम तो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें ये वाला सेम चीज हमने यही किया था, आप देख लेना रिवाइज करते समय। इस C का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D कैसे निकाला था? ये सिंगल प्लेट है ना, मतलब सिंगल कैपेसिटर है ना, तो इसके ऊपर Q दे दिया था, फिर फील्ड निकाला था इस Q के कारण, इसको माना था कि ये कैसा है, इनफिनाइट शीट की तरह है। फिर फील्ड निकाला था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, इनटू D कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर Q बाई V रख देंगे और सिग्मा को क्या लिख देंगे, Q बाई A, और फिर करके सिंप्लीफाई करके यही आ जाता है। सेम चीज इसमें भी की है, Q चार्ज दे दिए, यहाँ पे फील्ड निकाले। हाँ, अब यहाँ पे स्लैब जो है, अब वो फील्ड क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक्स को कैसे जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हमेशा अपने कॉज को खत्म करना चाहता है। तो यानी अगर हमारे पास एक टाइप से, अगर मैं एक और पेज ऐड कर देता हूं, यानी हमारे पास वहां पे अगर मान लेते हैं कि इसमें जैसे कि यहाँ बोल रहा था कि, क्या बोल रहा था यहाँ पे कि एक प्लेट पे अगर आपने Q दे दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं भूल भी गया कि यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, Q दे दिया, हाँ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, कि डाइलेक्ट्रिक्स हमेशा क्या करता है, अपने कॉज को खत्म करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर एक इस प्लेट के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है, और फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, ऐसे दिखेंगे, क्यों दिखेंगे ऐसे, बताएगा कोई, ऐसा क्यों दिखेंगे फील्ड लाइंस? क्योंकि प्लेट के बीच में फील्ड कैसा है, कांस्टेंट फील्ड है। कांस्टेंट फील्ड है यानी हर पॉइंट पे जो E आएगी, ई P जो होगा एनी पॉइंट, P इज एनी पॉइंट बिटवीन plates of capacitor of a capacitor। और वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हर पॉइंट पे वही देगा सर। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स जैसे ही रखता हूं सर, तो क्या होता है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, देखा था इन दोनों केस में, वो क्या करता है, फील्ड के अगेंस्ट क्यों ऐसा काम होता है सर? तो सर आप जानते हो कोई मॉलिक्यूल ऐसा एज ए न्यूट्रल रहता है, हाँ पोलर हुआ तो उसके क्या होते हैं, पोलर में जैसे HCl में क्या हुआ, HCl के मॉलिक्यूल के अंदर सर, इसके अंदर डेल प्लस रहता है, इसके अंदर डेल निगेटिव रहता है, यानी हर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है सर। अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है ये डाइपोल मोमेंट, तो हर के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है सर, लेकिन ओवरऑल नेट जीरो होता है क्योंकि वो अलाइंड नहीं होते हैं। जब आपके पास P नेट निकालना होगा तो आप क्या लगाओगे, समेशन ऑफ ऑल P's, यानी हर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को जोड़ के ही उस सिस्टम के द्वारा जो नेट, जो सिस्टम का डाइपोल बना है, नेट के जगह मैं लिख देता हूं सिस्टम के द्वारा, जो सिस्टम का डाइपोल कैसे निकालेंगे, हर छोटे छोटे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जोड़ते जाएंगे। तो सर हमने देखा था कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, अंत में हमें मालूम चलता है सर कि सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जब वो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा हुआ है सर। ऐसा एक स्लैब रहा,
इसके अंदर मान लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल का अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सर नेट जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जैसे ही फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और अलाइन करने से कैसे करेंगे अलाइन, अगर ये पॉजिटिव साइड है, देखो पॉजिटिव साइड है, तो ऑफकोर्स उसको कौन सा सबसे पहले ग्रैब करना चाहेगा, निगेटिव पोर्शन। तो निगेटिव पोर्शन इधर आ जाएगा डेल माइनस, और डेल पॉजिटिव इधर रिपेल कर जाएगा इस पॉजिटिव प्लेट से, और सब ऐसे अलाइन होते जाएंगे। और इस कारण से क्या आएगा, नेट डाइपोल आएगा इस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। क्या हमने जाना था कि अगर कोई डाइपोल जिसके अंदर नेट डाइपोल हो तो वो भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये जानते हुए कि उसके अंदर एज अ होल सिस्टम के अंदर चार्ज 0 है। हमने देखा था ना बच्चों कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इनके बीच में सेपरेशन कुछ दिया हुआ है, उसको हमने 2L माना था, 2D माना था, या 2L जो भी था। तो डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था उस समय, P इज इक्वल टू क्यू टाइम्स, क्यू जो होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो वो क्यू लेते हैं, वो होता है डाइपोल का चार्ज। ये बाय डेफिनेशन बनाया गया, ये वाला चार्ज नहीं ले सकते। तो Q इंटू 2L, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन कैसे होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की। तो ये अपने आप को अलाइन करते हैं, और इसके कारण ये डाइपोल अपना क्या, नेट डाइपोल जिसका होगा वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ करेगा सर, और वो इस फील्ड को क्या करता है, इस फील्ड को कैंसल करने की कोशिश करता है, जो एक्सटर्नल फील्ड ने इसको बनाया, अलाइन करवाया। और फिर क्या होता है, एक फील्ड आता है E, इसी के लिए तो देखो E0/K आ रहा है, रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर K कहते हैं। पहले E0 था, अब E0/K हो गया, रिड्यूस्ड हो गया बाय फैक्टर K। तो पहले अगर आपके पास मान लेते हैं E0, एक मान लेते हैं कुछ भी होगा 5, 10, 15, तो उसके बाद हो जाएगा बाई K, और K हमेशा ग्रेटर देन 1। तो हमेशा E जो होगा E0 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये चीज मैंने रिवाइज इसलिए कर दी क्योंकि आपको एक स्टोरी धीरे धीरे माइंड में बिल्ट होते जाएगी। ये स्टोरी कैसे बिल्ट होगी, सेशंस के थ्रू। पहला, सिर्फ सेशंस ही हेल्प करेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स के भी थ्रू। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो क्वेश्चंस में आपको तब समझ में आएगा। जब हमने डाइपोल जब बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इसका इस्तेमाल क्या करेंगे सर। आज आपको समझ में आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर कैसे फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। जबकि आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशंस होंगे, और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशंस, मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल, तो उसके कॉम्बिनेशंस भी सारे न्यूट्रल। तो क्या न्यूट्रल चीज कोई फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है सर क्या, हाँ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तभी वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हमने ई का डाइपोल मोमेंट का हमने 2 पॉइंट पे पढ़ा था, एक इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे। और आपके क्वेश्चंस भी मैंने देखे थे, वहां पे लिखा हुआ था कि ये 1 मीटर या 4 मीटर ऐसा कुछ था। हमने बोला था कि ये एक्स का जो मेजरमेंट होता है हमेशा इसके मिड पॉइंट से होता है। तो आपको दिया हुआ था ये फ्रेम दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाले फ्रेम के हेल्प से लिखा हुआ था कि ये 1 मीटर पे 4 मीटर पे, आपको निकालना था इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो सारे कैलकुलेशन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो ये अपने मन से ये फ्रेम दे दिया था, ये फ्रेम जेनरिक फ्रेम, लेकिन हम सब एक्स कहाँ से मेजर करते हैं, इसके मिड पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लगाओ तब समझ में आते जाएगा, स्टोरी समझ में आते जाएगी। फिजिक्स में और कुछ नहीं है। एक बार अभी आप जैसे कर रहे हो ना, अभी आपको मैंने बोला था ना कि क्यू बहाओ और वी निकालो, क्यू बहाओ वी निकालो, और फिर क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी लिख दो तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। सेम स्टोरी ये करंट में भी करेंगे, इक्विवेलेंट करंट निकालना है ना आपको, यहीं पे आपको एक वैसे से दिखा देखो, स्टोरी यही बनी रहेगी। ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, ये अगर R3 है,
ये मैं एक्सप्लिसिटली कराऊंगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए कि कितनी सिमिलैरिटीज है इनके बीच में, इसलिए मैं लिख रहा हूं ये चीज। इसमें आई बहा दोगे क्यू की जगह, आई जाएगी, इसमें से जितना बहाएगा उससे भी आई जाएगी, इससे भी आई जाएगी, इससे भी आई जाएगी, इससे भी आई जाएगी, इससे भी आई जाएगी। ठीक है। अब इसके अक्रॉस अगर आई का जो डायरेक्शन है, आई के डायरेक्शन के अक्रॉस हम जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो इस R1 का I1 होगा, इसका I2 होगा, इसका I3 होगा। मानते हैं अभी के लिए? क्या I1 I2 I3 बराबर होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो I1 I2 I3 बराबर होगा तो बच्चों ये बताओ, इसका V1 होगा और इसका क्या हो रहा होगा? हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, फिर इसके माइनस में आएगा, फिर इसके माइनस में आएगा, और ये टोटल यहां से जा गए, और फिर ये देखो यहाँ टर्मिनल से निकले हैं। ये रजिस्टर के लिए स्टोरी है, आई के डायरेक्शन वाला, इससे वाला वही स्टोरी रहेगा। हम बैटरी से गुजरे, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था V रहेगा, और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? किस प्लेट से निकल रहे, किस टर्मिनल से निकल रहे बैटरी के? तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो प्लस V इज इक्वल टू 0। तो यही होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। और फिर इसी के जगह इस बार क्या लिख देंगे? इस बार लिख देंगे I1 R1 इज इक्वल टू V1। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये क्या कर देंगे, V1 की जगह रख देंगे, आपके पास लिख देंगे क्या आएगा, I1 R1, I2 R2, I3 R3। और इसके V के जगह मैंने क्या बोला था, इसके V के जगह आप बोलोगे कि देखो सर ये करंट I बहा है, ये वाला जो पहला मैंने निकाला था यहां से बैटरी से निकाला था, इनटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V होगा। वहां पे क्या लिखा था, वहां Q बहाया था, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V होता था। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, वहां लिखा था C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू Q होता है। वहां का डेफिनेशन था बेटा, वहां से C को ऐसे हमने डिफाइन किया था, यहाँ I इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, और फिर रिप्लेस कर देंगे। देखो इसमें I कॉमन आ जाएगा, I1 I2 R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ के V को क्या लिख देंगे, V को लिख देंगे I इंटू R इक्विवेलेंट। आगे आपके पास यही सेम स्टोरी करेंगे, सारे कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वहां Q बहाते थे, यहाँ I बहाएंगे। पैरेलल में भी यही काम करेंगे, पैरेलल में भी यही काम करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे I1 I2 सेम नहीं होगा, यहाँ पे I1 I2 और I3 जो आएगा, मान लेते हैं 3 में, वो क्या होगा, वो I के बराबर होगा जो चला है यहाँ से बैटरी से। यहाँ पे भी KVL लगेगा कि नहीं, KCL लगेगा कि नहीं? जो चार्ज जैसे आ रहा है वो पॉइंट कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, सब जगह रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी ये जो करंट इधर आ रहा है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी कोई अब्सॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ करंट का। तो जितना इस पॉइंट पे इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। तो इनकमिंग एक ही आ रहा है आई, आउटगोइंग 3 जा रहे हैं, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पे क्या आता था, Q आता था, वहां Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखते थे। स्टोरी सेम चलती, आपको प्रूफ की भी याद नहीं करने की जरूरत होगा। कभी बोर्ड्स में आ जाएगा कि प्रूफ करो ये चीज, तो बोल दोगे कि सर जब बात आती है प्रूफ पे तो हम तो KVL लगा के निकाल ही सकते हैं। और ऐसे जनरली हम ऐसे इसके बाद क्या करेंगे, ये तो प्रूफ की बात हुई, इसके बाद हम जैसे भी इसमें भी करेंगे भाई, क्या मिक्स कॉम्बिनेशन है, क्या इक्विपोटेंशियल वाला है, क्या सिमेट्री वाला है, उससे R इक्विवेलेंट निकाला करेंगे। तो स्टोरी वही चलती है। और जैसे जैसे आगे जाते जाओगे बिल्कुल लगेगा कि एक ही चीज को तो पढ़ रहे हैं सर बैठ के, एक ही चीज को कभी ये बोल लेते हैं, कभी वो बोल देते हैं, कभी वो बोल देते हैं।
तो धीरे धीरे प्रैक्टिस और सेशंस के रिकॉल करवाते करवाते क्या होगा, वो चीजें याद रहेंगी। तो इसी के लिए घबराइएगा नहीं, चीजों को प्रैक्टिस और टाइम दीजिएगा, ठीक है। सिमिलैरिटीज बनते रहेंगी आपके पास। चलो बच्चों, अब यहाँ पे आ गई स्टोरी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पूछूं कि अगर मान लेते हैं कि किसी का रेसिस्टेंस निकालना है, अब ओहम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, अभी सब कुछ चलता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज से न्यू चैप्टर। ये तो रिकॉल हुआ था पिछले सेशंस का, ये रिकॉल था, और ये वाला सब कुछ करवाऊंगा अभी। ये जस्ट आपकी मतलब आपका विश्वास टूटे ना कि भैया कि ऐसा नहीं हो जाता है, तो इसी के लिए ये करवा दिया था, ठीक है। तो अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बात यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक। हाँ हाँ, सर डाउट था एक, क्या? आपको व्हाट्सएप करा है? अच्छा बेटा, व्हाट्सएप कर दिया है। हाँ, इसको कल मैं की कर टेस्ट देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बेटा। अभी मैं अभी क्लास का करके इसको कर देता हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ। अच्छा, इसका मैं कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको या तो सोल्यूशन भेज दूं कि इसको, अच्छा इसके बाद नीट का भी है मेरा सोल्यूशन तो है बैच, सर, मेरे को समझ नहीं आया ये। ठीक है ठीक है, मैं आपको इसका सेशंस के बाद करा देता हूँ। इसके बाद लेकिन मैं नीट का, ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं नीट का सेशंस के बाद आपका ले लूंगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारा सिलेबस बहुत बाकी है, पहली बात मैं बता दूं ऑनेस्टली। अभी तो हमने क्या किया है, बस इलेक्ट्रिक करंट पे आए हुए हैं, जबकि अभी बहुत फास्ट चल रहा है, ट्वेल्थ में अभी बहुत सेक्शंस बाकी हैं। तो अब हम लोग ये सिमिलैरिटीज जो आपके पास मिल गई है, इसका अब आप इस्तेमाल करो, फिजिक्स को तुरंत अब आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट का पहला जो डेफिनेशन होगा, जो हम लोग रखेंगे इसमें, हाँ, अगर मान लो कि कोई एक वायर से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आखिर हम बोल रहे हैं कि इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ है क्या, आई करंट फ्लो कर रहा है। मैं मानता हूं कि सर आके सब लोग बोल के जाते हैं कि इससे देखो सर कि ये वाला वायर ले लेना, ये 2 एम आपके मतलब कौन सा अप्लायंसेस लगाओगे, तो वो बोलते हैं कि सर इसमें तो ये वाला एसी लगाऊंगा, एसी के लिए ऐसा ऐसा वायर मुझे चाहिए होगा। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा, इसके लिए 4 एम्पियर वाला करंट वाला वायर ले लेना, इसके लिए 2 एम्पियर वाला चलेगा। तो ये करंट जो आ रहा है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, ये है क्या सर? इसका अगर ये चीज रहता है तो इसको आज हम डिटेल वे में देखेंगे कि आखिर करंट है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया गया फिजिक्स में। तो पहली बात इसके ऊपर याद रखिएगा, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको इस सेंस में रखेंगे, अभी जो बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेरी स्पेसिफिक अभी कंडक्टर्स के लिए डिफाइंड हो, ठीक है बेटा। आपके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बताऊं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी डिफाइंड होता है, आपको करंट बताऊं तो सेमीकंडक्टर के लिए भी डिफाइंड होता है, ठीक है। इन सब का मॉडल अलग अलग होता है, इन सब का मॉडल अलग अलग होता है। अभी हमें स्पेसिफिक किसके लिए पढ़ना है, कंडक्टर के लिए। जब आपके जो वायर्स जिसमें ड्रॉ किए गए, कंडक्टर्स मतलब मेटल्स, जैसे कॉपर, इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, इसका अगर हम एक शेप लेते हैं, सिलिंड्रिकल कॉपर वायर लिया, इसके अगर मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल दे दिया कुछ बैटरी का, तो कितना करंट पास होगा और कितना कैसे मालूम चलेगा, किस पैरामीटर्स पे डिफाइंड होगा, और करंट अगर बोल रहे हैं तो हो क्या रहा है वहां पे। तो हम देखेंगे कि कंडक्टर्स के सिर्फ अभी देखेंगे, ये सारी चीज हट जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन होता है, या इन जेनरिक भी मैं बोलूं, इन जेनरिक अगर इसको भी कंक्लूड कर दूं, इसको भी कंक्लूड कर दूं, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की करंट की बात करूं मैं ना, करंट के बारे में, तो इसमें भी चलेगा लेकिन इसकी मॉडलिंग अलग हो जाएगी, ठीक है ना।
इसी के लिए मैं इसको बोलूंगा कंडक्टर्स में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं वो मेटल के मॉडल ऐसे दे रखे हैं कि मेटल हमारा जो बना हुआ है ना वो 3D में बना हुआ है, ये ऐसा। और इसको आप जानते हैं लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में आपने नाम सुना है कि नहीं? क्रिस्टल के बारे में आपने नाम सुना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्या होता है, होता क्या है वो होता है कि एक अरेंजमेंट। उसमें क्या है कि हमने जो कहा है मेटल्स के, खास तौर से मेटल्स को ऐसे कहा है कि एक पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस होगा, उसके अक्रॉस कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ शेल्स में अपना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें अपना ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस न्यूक्लियस से। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर, सॉरी एक नहीं बहुत सारे भी हो सकते हैं, जो बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है सर कि इसके इसी एटम से एसोसिएटेड नहीं रहता है, वो अगर बगल वाले के भी पड़ोस में चला जाता है। ये समझ लो इसकी स्टोरी एक यूरोप कंट्री की तरह है। जब आप यूरोप में रहते हैं ना, इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में क्या, बगल वाले देश में जा नहीं सकते, पाकिस्तान जा नहीं सकते, बांग्लादेश जा नहीं सकते, इसी में कन्फाइंड रह जाते। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, सबके साथ मिलके रहता है। तो ये अगर इसका मॉडल देखने जाऊं ना तो होता है ऐसा कि एक समुंदर है पूरा। ये आयन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इस आयन मतलब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए, तो इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना अगर मैं निकाल देता हूं तो ये एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इस पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इन 2 कॉम्बिनेशन से हमने बनाया है। हमने कहा है कि ये पॉजिटिव आयंस कुछ मूव नहीं करते, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है। ये ऐसे पड़े हुए रहते हैं, ये मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साफ बात है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत कम कंपेयर टू प्रोटॉन। और ये तो आयन निकले, कई सारे प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होंगे और उसके बाद इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कलेक्टिवली लेंगे एक पॉजिटिव आयन को, कैटायन को, उसको कैटायन नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक प्रकार से आप समझ लो कि आयंस ही बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन छोड़ के, मतलब अगर देखो ये वाला इसके साथ चला गया है तो ये वाला इसके पास आ जा रहा है, ये वाला इसको चला गया है तो वो वाला इसके पास आ जा रहा है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ एसोसिएट होके इसी के वैलेंस सेल में ही घूम रहा है, नहीं नहीं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी घूम रहा है, फिर यहाँ मन किया तो यहाँ आ गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया, फिर बगल वाले के पास चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही चार्ज कैरियर बनते हैं, यही फ्लो करते हैं, ठीक है। और इसको कैसे मैं बोल रहा हूं कि बाकी सब कांस्टेंट में रहते हैं, तो इसको एक समझ लो कि अगर आप हो, ठीक है, आप अगर ट्रक को जाके कहोगे कि भाई मैं दौड़ के आता हूं, इसको धक्का मारता हूं, ट्रक हिलेगी क्या अपने जगह से? No, sir. आप तो हिल जाओगे भैया, इतना तो बात पक्का है, आप तो पूरी तरह से हिल जाओगे। तो हिल जाओगे मतलब आप पीछे भी टकरा के ऐसे पीछे चले जाओगे, लेकिन ट्रक नहीं होगा। सेम इसको हम जब कोलिजन्स में पढ़ते हैं तो कोलिजन्स में जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस लगते हैं जब M2 इज मच 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 ग्रेटर देन M1, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। तो इसका जो आयन है, मतलब इसको मान रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, और ये इलेक्ट्रॉन का मास से बहुत ज्यादा होता है ये वाला, तो कोलिजन्स में ऐसा लगता है कि ये तो अपना रुका हुआ है, ये अपने अपनी जगह पे, और इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे। और कोलिजन कैसा मानेंगे? इलास्टिक कोलिजन। कैसे मालूम करेंगे इलास्टिक कोलिजन? कोई आइडिया है कैसे मान लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होगा? हालांकि मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं मॉडलिंग में, मैं इसको कैसे यूज करेंगे? तो देखो बेटा, मेटल को अगर रखते हैं जिससे उससे करंट पास नहीं करते हैं, तो क्या उसके अंदर टेम्परेचर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगी रहती है। यानी इसका अर्थ होता है इनइलास्टिक में एनर्जी के फॉर्म चेंज होते हैं, काइनेटिक कुछ कन्वर्ट होता है हीट में, लेकिन इलास्टिक में नहीं, इलास्टिक में नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक में। यानी कोई हीट तो निकल नहीं रहा है, अगर मेटल के क्रॉस कुछ भी नहीं लगा रखा है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता तो क्या होता है, हीट रेडिएट होती रहता बार बार, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती, जितनी आज से टकरा रही है कुछ फ्रैक्शन क्या होता है एनर्जी का,
हीट में कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी को। तो हम मेटल में बिना ऐसे रखे हुए, हमने इसको रखा हुआ है, उसमें तो कोई भी हीट नहीं दिख रही है कि अचानक से वो सोर्स ऑफ हीट बन रहा है, जब तक ले उसकी करंट नहीं पास करते हैं और उसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस आर ना हो तो। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये सब मॉडलिंग का तरीका है, ठीक है ना। हम मैथमेटिकल मॉडल बना रहे हैं मेटल्स का, कंडक्टर्स का। फिर उसके बाद हम डील करेंगे कि बाकी सब कैसे हम लेके आए। तो हमने अब एक बात जाना कि मेटल्स कैसे हैं। एक मेटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, पूरा तरह से समुंदर है, और उसके बीच बीच में क्या रखे हुए हैं, वो कैटायंस टाइप के कह लो। और वो कैटायन कैसे, फिक्स्ड है, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो यहां पे आप एक वर्ड देखिएगा, पहला बात वर्ड ये है, नेट रेट ऑफ फ्लो। मैंने आपको बोला कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट सबके लिए चलेगा ये वाला डेफिनेशन। नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज इलेक्ट्रिक करंट। तो नेट रेट ऑफ फ्लो मतलब ऐसा क्यों बोला सर, रेट ऑफ फ्लो क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि मेरे को इस सब पे चलाना है। तो सर अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखता हूं, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला है, मेटल के केस में मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफाइन कर रहा हूं कि भैया ऐसा उसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके लैटिस में ऐसा मैंने देखा है जाके कि इसके एक प्रकार से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो खाली इधर उधर मूव कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे रखे हुए और इतने हेवी हैं कि वो हिलते डुलते भी नहीं। तो यहां पे क्या होगा सर, अगर हम ऐसा लेते हैं जैसे बैटरी के केस में हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डालेंगे सर, तो वहां पे अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, अगर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं सर, तो वहां पे कैटायंस इधर जा रहे होंगे, एनायंस इधर जा रहे होंगे। यहां पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां पे तो दोनों जा रहे हैं सर। पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी है, निगेटिव चार्ज कैरियर भी है। तो इसी के लिए इस सेंस में हम कहते हैं नेट। जब आप सेमीकंडक्टर के केस में पढ़ोगे तो वहां इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वहां दोनों के कारण जितना करंट बन रहा है वो थ्रू जा रहा है, वो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या है, करंट है। जितना नेट चार्ज फ्लो हो रहा है उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो देखो इसमें एक वर्ड तो यूज हुआ है क्रॉस सेक्शन, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है क्रॉस सेक्शन, लेकिन इस फॉर्मूलाज में नहीं आया है क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट होता है नोट डाउन करने के लिए कि यहाँ पे आपको ए नहीं बोला गया है, ए के थ्रू जितना गुजर पा रहा है चार्जेस, नेट फ्लो कितना हो पा रहा है इस ए के थ्रू, उसको हम करंट कह रहे हैं, लेकिन इसमें ए आया नहीं है। तो इन चीजों को कैसे आगे ये अब डेफिनेशन चलेगा, ये एवरेज की बात कह रहा हूं। एवरेज मतलब जैसे हर क्रॉस सेक्शन एरियाज में अपना अपना जैसे फ्लो हो रहा होगा, ऑन एवरेज हम ऐसा मानेंगे। और अब हम जो शिफ्ट करेंगे वो एवरेज मॉडल पे ही शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक करके आता है, ठीक है। उसमें कहा जाता है ना कि बल्क में जब हम चीजों को डील करते हैं, बल्क में जब चीजों को डील करते हैं तो वहां लॉज ऑफ स्टैटिक्स चलते हैं। आप देखोगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में मैं बोलता हूं कि ये सैंपल T/2 टाइम में क्या हो गया, मान लेते 0 से स्टार्ट किया था T और T/2, ये T=0, स्मॉल t लिख देते हैं, और T=2 हाफ पीरियड, इसको T ही मानते हैं, हाफ पीरियड तक गए तो यहाँ पे आधा सैंपल टूट जाता है। ये कैसे मालूम करेगा सर कि अगर मान लेते हैं दो ही न्यूक्लियस को लेते हैं, तो इसको कैसे मालूम चलेगा कि अब टी मतलब हाफ लाइफ हो गया है, तो भैया तुम टूट जाओ, मैं नहीं टूटना है, मुझे नहीं टूटना है, तुम टूट लो, मैं नहीं टूटूंगा। इसको कैसे मालूम चलेगा, हो सकता है दोनों साथ में टूट जाए। कहेगा कि नहीं नहीं, मैं मुझे लगा कि ये टूट गया है तो मैं भी नहीं टूटा, और इसको बोलेगा कि ये भी मुझे लगा कि ये टूट गया है तो मैं नहीं टूटा। तो ये कहते हैं स्टैटिस्टिकल लॉस। स्टैटिस्टिकल लॉ क्या कहते हैं कि जितना बड़ा सैंपल होगा आपके पास उतना करेक्ट एवरेज की तरफ वो मूव कर जाएगा। तो हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत। तो ये सारे लॉज जो एवरेज वाले लॉज हैं वो इस पे बिल्कुल आराम से चलेंगे। ये बात समझ में आ गया ना।
तो अगर मैं कहूंगा कि इसके थ्रू जो क्रॉस सेक्शन के थ्रू बह रहा होगा वो इसके थ्रू भी बह रहा होगा और इसके थ्रू भी बह रहा होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, एरिया सेम है, एरिया सेम है, एरिया सेम है, मैक्रो लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, इसका भी एरिया सेम है इस क्रॉस सेक्शन का, इसका भी एरिया सेम है, इसका भी सेम है। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे। और अगर एवरेज का ये है तो इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होगा बताओ? अगर एवरेज ये है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं इंस्टैन्टेनियसली पूछ दूं, इंस्टैन्टेनियस, ये वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, स्पीड, चलो ये एवरेज स्पीड, और अगर इंस्टैन्टेनियस स्पीड पूछ रहा हूं तो उस छोटे से टाइम में टाइम को क्या किया, मैंने कहा s बाई टी लिमिट t टेंड्स टू 0, यानी t को बिल्कुल छोटा कर दो, तो t छोटा तो d भी उसके हिसाब से अपना बनेगा, या सॉरी यहाँ s भी उसके हिसाब से बनेगा। अरे आपने 2 घंटा लिया तो ज्यादा डिस्टेंस बन रहा था, 1 घंटा लोगे तो कम बनेगा, फिर उसके बाद और कम करते जाओगे तो और कम बनेगा डिस्टेंस। जैसे ही आप छोटा सा टाइम डी टाइम लोगे तो इसमें तो ds डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो अगर मैं इंस्टैन्टेनियस की बात करूं कि मैं ओवरऑल एक पीरियड ऑफ टाइम में ना देख के एक किसी मोमेंट के जस्ट नेक्स्ट वाले मोमेंट t प्लस डी टी, इन दोनों के बीच में ऑब्जर्व कर रहा हूं, इन दो टाइम के बीच में ऑब्जर्व कर रहा हूं, t और t प्लस डी टी टाइम, इन दो मोमेंट्स के बीच में गुजर, तो इसके बीच में मान लेते हैं इस क्रॉस सेक्शन से dq चार्ज फ्लो किया होगा, तो ये जो आपके पास आएगा वो I इंस्टैन्टेनियस आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? समझ yes में? sir. तो ये चीजें अभी चलेगी, सिंपल सिंपल अभी चल रही है डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब एक और चीज देखते हैं, ये एम्पियर होता है इसका, SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट, और भी यूनिट हो सकते हैं, SI यूनिट एम्पियर होता है करंट का। ठीक है, और इसको आप याद कीजिए, एक फंडामेंटल लिस्ट आती है, 7 फंडामेंटल लिस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। आपके पास क्या क्या आता है? मास भी आता है, लेंथ भी आता है, टाइम भी आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल मोल भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, करंट भी आता है, लुमिनस इंटेंसिटी भी आता है। तो ये 7 लिस्ट में करंट आता है। अब आप बोल सकते हो सर करंट को क्यों बना रहे हैं सर, करंट को क्यों बना रहे हैं सर, करंट क्या बोल रहे हो? dq बाई dt। एक प्रकार से ये तो आपके लिए सर अच्छी बात नहीं लग रही है, आप q को बना दो सर, q को बना दो फंडामेंटल, अच्छा वो बात रहता है। क्योंकि भाई साहब देखो, आप इसको बोल रहे हो फंडामेंटल है तो इसको t के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो दूसरे वाले फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा है ना कि एक फंडामेंटल इसको कह रहे हैं और वो दूसरे फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है। तो क्यू को बना दो सर, तो मैं ये बोलूंगा, इसको जब मैं ये करवाऊंगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें आप आईआईटीज में देखिएगा क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर दिस वन ए बी सी, आपके पास कोई यूनिट दे देगा, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, कंसीडर दिस वन एज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो बताओ डी जो होगा, जो इसी के टर्म्स में लिखा होगा, ए की पावर ए ऐसा कुछ, बी की पावर बी, सी की पावर सी, ऐसा कुछ करके रहेगा, तो इसकी डी जो होगा उसका, उसके बारे में बताओ, उसके यूनिट्स के बारे में बताओ, उसके डायमेंशंस के बारे में बताओ, और फिर क्या कहेगा कि चलो एक और काम करते हैं, इस बार क्या करते हैं, लिस्ट में ए को हटा देते हैं, बी सी डी को बना देते हैं, और अब बताओ ए क्या होगा। तो ये इसका अर्थ हमें मालूम चला कि ये जो लिस्टिंग होती है ये कन्वेंशनल वे है, अपने हिसाब से कन्वेंशनली मान लिया गया। जैसे हमें नहीं मालूम था कि करंट प्लस क्यू लेके बहाते हैं हम, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होता है उसी का डायरेक्शन होता है, तो ये चीज कन्वेंशन में आती है। तो इसी के लिए याद रखिएगा, कुल चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। भले देखने के लिए आपको लगेगा कुलम है सर, इतना आराम से बन रहा है, इसमें तो एम्पियर में आपके पास क्या आ रहा है, कुलम पर यूनिट
पर सेकेंड आ रहा है आपके पास। तो एक प्रकार से सेकेंड तो आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है ही, फंडामेंटल क्वांटिटी उसका यूनिट है। तो इसको तो नहीं होना चाहिए सर एम्पियर को, क्योंकि ये यूज कर रहा है। फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है, हम फीलिंग के साथ क्या कहते हैं, उसको को और ढंग में तोड़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल फंडामेंटल है वो चीज। लेकिन आपको याद रखना है कि एम्पियर जो होता है, मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसका जैसे क्यू बहा, इसके इस क्रॉस सेक्शन से भी क्यू बह गया, और कितना टाइम लिया, डेल्टा वन। अगर टाइम इसके लिए 1 सेकेंड लगा तो आप कहोगे ये 1 एम्पियर करंट इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू बहा, 1 एम्पियर करंट इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू बहा। तो एरिया आप इनडायरेक्टली मेंशन करोगे, डायरेक्टली नहीं मेंशन करोगे, इनडायरेक्टली मेंशन करोगे कि थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन Q has been flown. So the current is time taken by that charge to flow by the time taken. Sorry, amount of the charge passing through this area divided by time taken by this charge to pass through this area. ठीक है, तो एरिया को हम इनडायरेक्टली रखेंगे, लेकिन डायरेक्टली इसमें नहीं लाएंगे। लेकिन हमेशा हम ये माइंड में रखेंगे कि करंट जब बोलेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और देख लो, इलेक्ट्रिक करंट हैज द डायरेक्शन बाय कन्वेंशन एज वेल एज, मतलब हैज डायरेक्शन जो होता है कि ऑफ कोर्स ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर होता तो आप करंट यहां से आई ला रहे हो ना, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट I1 और I2। क्या आप इसको देख रहे हो कि इनके दोनों के बीच में एंगल क्या है? आप ये कोई मेजर कर रहे हो क्या? कोई मैटर ही नहीं रखता इसके बीच में कितना एंगल है। अगर यही 2 वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये I1 वेक्टर होता और ये I2 वेक्टर होता, और इनके बीच में एंगल कितना है वो मैटर करता, और वो क्या होता, उनका समेशन I के बराबर होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिंपल क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसके बीच में कैसा भी एंगल रखते जाओ। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जरूर होता है, लेकिन ये कैसा क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसा होता है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होता है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, कौन चीज। हालांकि आप जैसे ही ये सेल रखोगे, क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। वो आपको मॉडल में मैंने क्या बताया, मेटालिक मॉडल में मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली क्या काम करते हैं, चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। यानी यही क्रॉस सेक्शन के थ्रू या तो इधर जा रहे हैं या तो इधर आ रहे हैं। बाकी सब तो फिक्स्ड है, बाकी तो अपने जगह पे रखा हुआ है। तो अगर कंडक्टर में अगर कहीं कुछ मूव कर रहा है सर, तो या तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा या तो इधर आ रहा होगा। लेकिन बाई कन्वेंशन हम क्या मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बाई कन्वेंशन है। जब एटॉमिक मॉडल आई भी नहीं थी तब जाके ये, उससे पहले ही ये चीज डिस्कशन हो रहा था। उस समय नहीं मालूम था कि पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे, एक पॉइंट पे न्यूक्लियस के इनसाइड बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में भरे पड़े, और जो फ्लो हो रहा है, आप बाहर अंदर जो जा रहा है, वो कैसा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो मतलब जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इधर से उधर क्रॉस कर रहा है, वो कौन से, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और उसमें भी वेरी स्पेसिफिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ना कि ऐसा कि मान लो कि कोई मेटल है जिसके के सेल है, ये एल सेल है, और इसका एम सेल जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एम सेल जो है वो वैलेंस सेल है, सबसे लास्ट वाला सेल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन में, सिर्फ ये वैलेंस वाले पार्टिसिपेट करेंगे। ये लूजली बाउंडेड होते हैं, और आप जाके देखोगे ना तो यहाँ पे एक्चुअली शेल जो होता है वो ऐसा बन जाता है, ये रहा पूरी तरह से
चार्ज, और एक शेल पूरा ऐसा जो ऐसा होना चाहिए था, गोल होना चाहिए था, वो सब इसके बगल वाले के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण वो गोल ना रह के ऐसा बन गया, फिर ऐसा बन गया, फिर ऐसा बन गया, सब ऐसे बन के क्या हो गया, एक प्रकार से पूरी एक लाइन बना दी और कहा है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में इधर उधर करते रहते हैं। ये आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर क्या मतलब ऐसा ऐसा है, मैं स्टोरी बनते जाएगी तब आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और जब हम बात करेंगे करंट की डायरेक्शन के बारे में, और ये बहुत आपको मैंने बार बार बताया, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा प्लस क्यू निकलेगा और जाके ये पूरी तरह से पूरे सर्किट में जाके, और फिर वो प्लस क्यू क्या होगा, इस माइनस वाले में जाके डूब जाएगा। ठीक है, और हमेशा हम लोग करंट ऐसे मानते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव कर रहा है और जा रहा है, लेकिन रियलिटी में करंट जो फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ये बहुत बार सीधे सीधे ऐसे छोटे छोटे एग्जामिनेशन है बिट्स वाले में, ये सीधे ऐसे आ जाते हैं कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे चीजें माइंड में रखिएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। इसका कैसे मालूम करेंगे, तो ये बटन वाला टाइप का जो बनता है ये पॉजिटिव के लिए बनता है। इसी के लिए आप बैटरी भी देखोगे तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको सर्किट कंप्लीट होता है। और ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे, इधर से निकल रहे हैं और इधर से क्यों जा रहे हैं। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो देखो, कन्वेंशनल करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया सबको? Yes. ठीक है, yes, sir. ये छोटे छोटे भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं अब आना। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये क्या होता है? तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप मान लेते हैं कि सर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अभी आपने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा था, एक वायर जिसके अंदर सारे क्रॉस सेक्शन जो थे वो यूनिफॉर्म थे, यूनिफॉर्म था। अभी क्या हो रहा है कि सर दो अलग अलग भी आ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी हेल्प करता है, जहां पे एरिया क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है या फैल रहा है। ऐसे केसेस में हमें करंट डेंसिटी के थ्रू आराम से हो जाता है। वहां पे हम करंट ऐसे डिफाइन करेंगे। डीएस आपको मालूम है? डीएस आपको मालूम है कि नहीं? क्या होता है डीएस? आप याद करो, फ्लक्स जब आपको पढ़ा रहा था गॉस लॉ, वहां पे डीएस का इस्तेमाल किया था, ई डीएस। और उस समय डीएस क्या बोला था कि सर अगर मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा एरिया लेते हैं सर, कोई छोटा सा एरिया लेते हैं, उसके अबाउट क्या होगा, नॉर्मल होगा सर। तो एक दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक इनवर्ड, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। क्लोज सरफेस में हमेशा डिफाइन कर सकते हैं इनवर्ड आउटवर्ड, अदरवाइज ओपन सरफेस में ऐसा इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होगा सर। ऐसा एक ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये रहा सर, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ओपन सरफेस में नहीं होगा सर। ओपन सरफेस में आपको बोलना पड़ेगा कि ये एरिया कंसिडर कीजिए। लेकिन अगर क्लोज सेक्शंस में लेते हैं तो यहाँ पे सर देखिए कि ये वाला जो है ये आउटवर्ड वाला है और ये इनवर्ड वाला है नॉर्मल। तो ये इसका एरिया, इस छोटे से पोर्शन का एरिया एट पॉइंट ए इसका छोटा सा एरिया और डायरेक्शन के साथ ये डीएस एरिया वेक्टर कहलाता है। यहाँ पे कौन सा एरिया वेक्टर होगा सर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हो ना सर, ये क्रॉस सेक्शन, इसका एक कोई पॉइंट लेते हैं ए, और यहां पे मैं लेता हूं
तो ये छोटा सा एरिया हो जाएगा ds वेक्टर। अभी जे के बारे में बता रहा हूं। जे को हम कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। अब बताओ आई स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? यहां से क्या लग रहा है ये वाला देख के? वेक्टर। अरे बेटा ये वाला देखो, ए डॉट बी क्या देता है? इसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों यस सर। क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे पढ़ो, प्रोडक्ट क्या होता है? ए इंटू बी होता है कि नहीं? मतलब दोनों के मल्टीप्लीकेशन से होता है कि नहीं? तो मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोल रहे हैं? इसके कारण जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो आता है वो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के लिए तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? यस सर। इसी के लिए ए डॉट बी जब कहते हैं, आप याद रखिएगा, ए डॉट बी कहते हैं तो ये लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। लेकिन जब यहां पे लिखते हैं कि ये क्या है, तो अब लिखते हैं यहां पे एक एन कैप भी लगाते हैं, यानी यहां पे एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, यहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि नहीं आई एक हमेशा स्केलर होगा कि नहीं होगा। वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है कि नहीं? क्यों? यहां से मालूम करके बता सकते हो कि नहीं एफ डॉट डी आर, दो वेक्टर जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो उनका रिजल्ट हमेशा ही एक क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसी के लिए हमेशा यहां से तो अब आपको आराम से मालूम चल गया। और हम इसको, किसी को कुछ डाउट है क्या? सर प्रवीण सर, पांडे सर, अरे अरे कितना टाइम हो गया बेटा? There is network and electricity has cut, so can you take both classes? सर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा भी नीट में क्लासेस है, मेरे को तो ये ध्यान में नहीं रहा। अरे सर प्रवीण सर, अरे अच्छा अच्छा, फॉर दिस, ओके सर, लेकिन मेरा नीट का क्लासेस है सर, अभी मेरे को तो नीट के लिए निकलना है। और नीट वाले बच्चे अभी तो मैंने देखा भी नहीं था, मुझे तो लगा कि अभी 10-15 मिनट ही हुए। नहीं सर केमिस्ट्री नहीं है मेरा, तो वही है मेरा क्लास है। अच्छा सर आप ही कॉल कर रहे थे, देखा नहीं। नीट में सर मेरा क्लास है, नेक्स्ट क्लास मेरा ही है सर वहाँ पे। हाँ आप सर आलम सर से बात कर लो, 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ ठीक है सर, तब तक के लिए मैं इन लोग को कुछ कर देता हूँ, जल्दी जल्दी करना भी है मैं, तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ यार। ठीक है, तो यहाँ पे आज से हम जो अब जो करने जा रहे हैं, आई को दूसरे वे में कैसे डिफाइन करेंगे। पहले हमने क्या बोला था, आई को कैसे डिफाइन किया था? डी क्यू बाई डी टी। दूसरा क्या डिफाइन कर रहे हैं? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। और अभी आपके अंदर डाउट होगा कि सर जे क्या है, डीएस, मतलब ये सब चीज क्वेश्चंस पे ना आओगे तब आएगा धीरे धीरे। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, जे क्यों ला रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट क्यों ला रहे हैं, डीएस क्यों ला रहे हैं, तो ये सब भी आएगा। और बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि सर क्या सर इसका भी रिलेशन ई डॉट डी एस की तरह है क्या, कुछ ऐसा बन रहा है क्या? और मैं आगे बता दूं तो ये इससे बहुत मैच करता है। फ्लक्स क्या है? एक समथिंग विच इज फ्लोइंग आउटसाइड, यहाँ चार्ज फ्लोइंग सम थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसको हम कहेंगे, आगे आप दिखेगा चीजें, हालांकि आगे मैं जब बोल रहा हूं तो बहुत हो सकता है कॉलेज लेवल पे भी दिख सकता है वो चीजें। ठीक है,
तो अभी इसके लिए देखते रहेंगे, धीरे धीरे आएगा। दूसरी बात बोल रहे हैं, इसको आज से हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको बाय डेफिनेशन अभी आप मान लीजिए कि डेफिनेशन वाइज ही ऐसे आता है, ठीक है। इसको डेफिनेशन मान लीजिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, बाय डेफिनेशन ऐसे आता है, ठीक है। तो ये चीज हम जानेंगे, और इसको ये हेल्प इसके लिए करेगा जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जा रहा है, वहां पे आएगा। ये वाला कब हेल्प करेगा, जब आपके पास एक कोई क्रॉस सेक्शन से बात किया जा रहा है, उससे क्यू कितना पास हो रहा है, ये वाला हेल्प करेगा देखना कितना इलेक्ट्रॉन एक इस क्रॉस सेक्शन से बह गया। हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन से हम इसको बताएंगे कितना फ्लो हो गया इससे, इसी के लिए डीटीटी वाला यूज कर रहे हैं। डिफरेंशियल एरिया वाला जब यूज करेंगे जब इसके पास क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा या घटेगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दिखेगा चीजें, ठीक है। अभी yes sir. और अभी के लिए अभी आपको बोरिंग लगेगा कि सर ये क्या लेके आ रहे हैं, सर ऐसे ऐसे वर्ड्स लेके आ रहे हैं। अभी मैं जैसे आपको कैपेसिटर एंड होने पे थोड़ा सा लग रहा हो कि अब हाँ समझ में आ रहा है, वैसे वैसे इसमें भी आएगा, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है कि ये सर क्या क्या अचानक से डेफिनेशन आएगा। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, फिर मोबिलिटी आएगी, और फिर सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद एक कलेक्टिव पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर सब कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका DS1 बनता है, DS2 बनता है, ठीक है। और यहां से आपके ऊपर अगर आता है तो यहाँ पे होगा J एवरेज। अगर सेम चीज है कि अगर आपको J इन टर्म्स ऑफ, ये आपके पास होता है, दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। सेम चीज होता है जैसे आपके वो लिखिए dV इज इक्वल टू -E.dr, ये इंटीग्रल फॉर्म होता है, ये इंटीग्रल फॉर्म होता है। सेम चीज को लिखने का इंटीग्रल फॉर्म में मैंने लिखा है। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, डिफरेंशियल फॉर्मेट। वो कैसे लिखते हैं, याद है आपको, याद है? डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, या इसको लिखते हैं डेल वी बाई डी आर डेल आर, ये होता है ई। इसको देखो, आप ऊपर वाले को नीचे को इस फॉर्मेट में लिख रहे हो, डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख रहे हो, दोनों बात सेम है। तो यहां पे आपने जो लिखा वो कैसा फॉर्म था, इंटीग्रल फॉर्म था। आपके पास जो था ऊपर था J.ds, ये इंटीग्रल फॉर्म होता है। इसी को जब आप ले जाओगे तो देखो यहाँ पे एक प्रकार से आप कैसे लिख सकते हो, ये ट्रिक होता है। ये ऐसे मैथमेटिकली ऐसे नहीं होता है कि मैथमेटिकली, इसको मत समझना है कि इसको एक ट्रिक की तरह मैं बता रहा हूँ। इसको क्या करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो D लग जाएगा। यहाँ पे जो D आएगा इस इंटीग्रेशन के साथ मिलके खत्म कर देगा, तो J.ds बन जाएगा। इस ds को नीचे ले जाओ तो di/ds बन जाएगा, ये आपके पास J आ जाएगा। ये ट्रिक होता है, ऐसे देखो यही फॉर्मेट आ जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम बात है। हाँ, ये वाला नहीं, मतलब इसमें एवरेज ले रखा है, मतलब अगर इंस्टैंटेनियस का बात करूं तो J इज इक्वल टू di/ds, ठीक है। दोनों सेम फॉर्मेट होता है। इसको ऐसे लिखो या आगे आएगा इसको ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल और भी चीजों में करेंगे। अगर आपके पास जरूरी है कि सर क्रॉस सेक्शन आप इसी को बोलोगे, इसको भी मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन। अब मैं बोलता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो आपने बोला था सर, जब डेफिनेशन रखी थी तो आपने क्या बोला था, सर आप बच्चों को प्लीज अनाउंस कर देना कि प्रॉब्लम है मेरा एंड से। अच्छा अच्छा, ठीक है कर देता हूँ अभी। अच्छा, क्लासेस ओवर हो गए क्या? अरे अरे, टाइम हो गया मीट बच्चों। अब इससे आगे मैं आपको कल क्लासेस में, मतलब कल डील करता हूँ, ठीक है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कम ही हुआ है करंट का। और प्रवीण सर की तरफ से एंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। उनका अभी नेटवर्क में कल इलेक्ट्रिसिटी कट है उधर, तो अभी के लिए आप लोग के लिए एंड हो जा रहा है ये क्लास। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई इश्यू नहीं ना बेटा? और बेटा आपका ना मैं अभी कर देता हूँ, जैसे ही क्लास एंड होगा तो मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है बेटा? Yes, sir. और किसी को भी डाउट हो, देखो कोई भी किसी को भी डाउट होगा, मेरा नंबर सबके पास है ना,
आप सीधे मुझे वो भेज देना क्वेश्चंस। बहुत लोग भेज रहे हैं अभी भी, बहुत लोग नहीं भेज रहे हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं होगा वो सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी भेज दो आप। अभी नहीं है कि सर सेशन पे बैठे हैं तभी आप भेज सकते हो, ठीक है? तो उस समय कहीं पे भी भेज देना, और फिर उसके बाद या तो आपको सोल्यूशन पहले प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे इसने बोला कि नहीं सर सोल्यूशन से मुझे नहीं आता, तो मैं 1-to-1 जूम मीटिंग के थ्रू 1-2 दिन के अंदर ही वो चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? किसी को क्वेश्चन रखना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रखते जाओगे चीजें हेक्टिक बनते जाएगी, फिर उसके बाद पहाड़ से नहीं लड़ सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों से लड़ सकते हो, पहाड़ से नहीं लड़ सकते हो, ठीक है? और अभी करंट में थोड़ा सा अभी इनिशियल जो आपको रहेगा ना, एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे ना, तो अभी इनिशियली वाला बहुत सारा ऐसा लगेगा ना, सर कैसे हो रहा है सर, एवरेज पे आप क्यों जा रहे हो सर, क्यों रैंडमनेस जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अभी इनिशियल वाला पोर्शन बहुत थ्योरेटिकल है, जब तक ले हम लोग यहाँ पे इतना थ्योरेटिकल है कि हम लोग गॉस लॉ को प्रूव करेंगे V=IR। जिस चीज को आप इतना ग्रांटेड लेते हो, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, जब प्रैक्टिकल आएगा, इसका अप्रोच, इसका काम क्या रहता है कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आंसर करने लगते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए 1-2 सेशंस जो क्लासेस चलेंगे वो थोड़ा सबको हेक्टिक लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या डेफिनेशन ला रहे हैं, लेकिन मैं ट्रस्ट करो तीसरे चौथे क्लास से आपको अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए बाय, और मैं मिलता हूँ कल क्लासेस में। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बेटा सब लोग।